अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का जो लेक्चर होगा मेरा वो कंप्लीट डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स पे होगा। तो ऑलरेडी हम ये चैप्टर पढ़ चुके हैं क्लास में, लेकिन कुछ बच्चे न्यू कमर्स हैं, कुछ बच्चों का ये लेसन मिस हुआ हुआ है। तो इसको मैं कंप्लीटली ना एक ही वीडियो के अंदर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस कंप्लीट चैप्टर को। ठीक है, तो अभी आप लोग मेरे साथ-साथ टॉपिक का नाम लिखोगे। नाम लिखने के बाद इसको पढ़ना, समझना और अंडरस्टैंड करना जो है ना वो शुरू कर दोगे इंशाल्लाह। तो बेटा टॉपिक है हमारा डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स जिसे आप लोग बोल सकते हो इलास्टिसिटी। अच्छा, अब बेटा यहाँ पे मैं एक चीज़ पे रुकता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को आपने डिफॉर्म कर दिया। डिफॉर्म करने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी एक इनफॉर्मल सी एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल अगर बिग शो आके मेरे फेस पे पंच करेगा तो मेरा फेस जो है, जो मेरी शक्ल है वो बिल्कुल बिगड़ जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगी। या तो परमानेंटली डिफ़ॉर्म हो जाएगी या कुछ चांसेस होते हैं कि मेडिकेशंस के बाद रिकवरी हो सकती है। ठीक है बेटा? तो डिफ़ॉर्मेशन का जो मतलब है ना वो ये होता है। डिफ़ॉर्मेशन का एक और भी मतलब है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रबर बैंड को एक नॉर्मल पोज़ीशन में रखो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक रबर बैंड है ऐसे पड़ा हुआ है। इस रबर बैंड को जब आप बेटा स्ट्रेच कर दोगे तो ये रबर बैंड इस तरह का हो जाएगा ना। एक रबर बैंड बेटा नॉर्मल पड़ा हुआ था। इस रबर बैंड को आपने स्ट्रेच कर दिया तो रबर बैंड लुक्स लाइक दिस। इसी तरह बेटा अगर आपके पास एक मीटर रूल हो, जो आपका स्टील का मीटर रूल होता है, स्टील रूलर, जब आप इस पे फोर्स लगाते हो तो ये रूलर बेंड हो जाता है। तो इस बेंडिंग को भी हम इलास्टिसिटी बोलते हैं, इस स्ट्रेचिंग को भी इलास्टिसिटी बोलते हैं। इसी तरह अगर आप एक स्प्रिंग की बात कर लो तो बेटा जब आप इस स्प्रिंग पे फोर्स लगाते हो दोनों साइड्स पे, इस तरफ से भी आप फोर्स लगा दो लेफ्ट साइड से और राइट साइड से भी आप फोर्स लगा दो और इस स्प्रिंग को बेटा आप क्या कर दो, कंप्रेस कर दो। तो ये भी डिफॉर्म हो गया। पहले स्प्रिंग आपका नॉर्मली पड़ा हुआ था, उसके बाद स्प्रिंग आपका क्या हो गया, कंप्रेस्ड। तो ये सारी की सारी बातें ना हमने पढ़नी है किसमें, डिफॉर्मेशन के अंदर, जिसको आप इलास्टिसिटी बोलते हो। लेकिन बेटा ये किसी भी चीज को डिफॉर्म कर देना, उसकी शेप को चेंज कर देना, इलास्टिसिटी के लिए, डिफॉर्मेशन के लिए जरूरी नहीं है। हाँ, जब आप किसी भी चीज पे फोर्स लगाते हो वो चीज डिफॉर्म हो जाती है, और जब आप उस चीज से फोर्स रिलीज कर दो, फोर्स को रिमूव कर दो, तो वो चीज वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। ये असल कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी का। दोबारा से बात सुन लें। इसके एग्जांपल अगर मैं इस तरह से आपको दूं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टेबल है, टेबल, इस टेबल के ऊपर हमने बेटा रूलर रखा हुआ है ऐसे, मीटर रूल, लाइक दिस। ठीक है ना, ये आयरन का या स्टील का बना हुआ मीटर रूल है। जब आप इस पे फोर्स लगाओगे बेटा यहाँ पे, तो ये वाला मीटर रूल आपका बेंड हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल ऐसे बेंड होगा। लेकिन जब आप फोर्स को रिमूव कर दोगे बेटा, तो दिस स्टील रूलर कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो इलास्टिसिटी के लिए एक चीज जरूरी है कि जब भी आप किसी भी चीज पे फोर्स लगाते हो वो डिफॉर्म हो जाती है। जब डिफॉर्म हो जाती है और जब आप उससे फोर्स रिमूव कर दो, उस चीज को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाना चाहिए। तो ये असल कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी का। किसी भी चीज को खाली बेंड कर देने का मतलब इलास्टिसिटी नहीं है। इफ that thing comes back to its original position after the removal of force, then it's supposed to be called elasticity. तो उसके लिए बेटा सबसे पहले आप लोग यहाँ पे डेफिनेशन लिखोगे, कुछ एक्सप्लेनिंग पॉइंट्स हैं वो लिखोगे। उसके लिए बेटा एक सेंटेंस में यहाँ पे लिख रहा हूँ, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रीगेन, ability of a body to regain its original shape, ability of a body to regain its original shape after the removal of force, after the removal
of force after the removal of force is called elasticity, is called elasticity, or is called elastic behavior. Elastic behavior. तो बेटा बात समझ में आ गई आपको? एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इट्स इलास्टिक बिहेवियर और इलास्टिसिटी। उसके बाद बेटा यहाँ पे एक और बात, पहले पॉइंट्स लिख लें फिर उसके बाद और समझते हैं इसको। अब फॉर द मटेरियल्स, for elastic materials, beta for the elastic materials, deformation is temporary. जितने भी इलास्टिक मटेरियल्स होंगे उनके लिए डिफॉर्मेशन टेम्परेरी होती है नॉर्मली तौर पे, अदरवाइज पक्का पक्का भी वो डिफॉर्म हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी हमने लिमिटाइज होके बात करनी है। फॉर इलास्टिक मटेरियल्स डिफॉर्मेशन इज टेम्परेरी। उसके बाद आप थर्ड पॉइंट लिखोगे इन सॉलिड्स, बेटा इन सॉलिड्स intermolecular forces, beta in the solids intermolecular forces are responsible, in the solids intermolecular forces are responsible for the elastic behavior। बेटा हमारे सिलेबस में ना डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स है, कोई डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड्स नहीं है, कोई डिफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड्स नहीं है, कोई भी डिफॉर्मेशन ऑफ गैसेस नहीं है, बस हमने यहाँ पे सॉलिड्स की बात करनी है। तो बेटा इन द सॉलिड्स इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलास्टिक बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एज एन एग्जाम्पल, यहाँ पे अब क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं। इन एग्जाम्पल्स को बेटा समझने के लिए आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले ना मैं एक बात बता दूं कि हमारे पास ना बेटा एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग इस तरह का ये एक स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग बेटा जी ऐसे नॉर्मल पड़ा हुआ है और ये स्प्रिंग सॉलिड है ऑब्वियसली, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, सॉलिड कि इस स्प्रिंग में जो सॉलिड क्या है, इसमें क्या चीज है, एटम्स है, लेयर्स ऑफ एटम्स हैं। एटम्स यहाँ पे करीब करीब होते हैं, सॉलिड्स में तो एटम्स वाइब्रेट करते हैं, ऐसी बात ही है ना। तो इसके बारे में हम कुछ बातें समझ लें। वो ये रीजन है कि इन द सॉलिड्स एटम्स बिहेव लाइक स्प्रिंग। बेटा सॉलिड्स के अंदर जो एटम्स होते हैं वो स्प्रिंग की तरह बिहेव करते हैं, तो मैंने यहाँ पे स्प्रिंग ही बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है, जब तक ये वाला स्प्रिंग बेटा नॉर्मल पड़ा हुआ है, व्हेन देयर इज नो अप्लाइड फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्प्रिंग, तो यहाँ पे इस स्प्रिंग के जितने भी एटम्स हैं, इस स्प्रिंग के अंदर जितने भी एटम्स हैं, जो भी एटॉमिक लेयर्स हैं बेटा, उन पे फोर्सेस आपस में बैलेंस्ड हैं, तभी तो स्प्रिंग नॉर्मल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये बात लिख सकता हूं, क्या बात लिख सकता हूं कि अट्रैक्शन ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू रिपल्शन, रिपल्शन ऑफ एटम्स। जब तक भाई ये स्प्रिंग नॉर्मल पड़ा हुआ है, तो जितने एटम्स भी हैं स्प्रिंग के वो इसको स्ट्रेच करेंगे, उतने ही एटम्स इसको कंप्रेस करेंगे। जितने भी एटम्स इस सॉलिड के इसको, इस स्प्रिंग के जितने भी एटम्स बेटा इसको अट्रैक्ट करेंगे, आपस में एटम्स अट्रैक्ट करेंगे, उतने ही एटम्स इन्हें रिपेल भी करेंगे। तो यहाँ पे व्हेन द स्प्रिंग इज प्लेस्ड इन द नॉर्मल पोजीशन, व्हेन देयर इज नो अप्लाइड फोर्स, व्हेन देयर इज नो अप्लाइड फोर्स, यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं है, नो अप्लाइड फोर्स, तो होगा क्या, होगा ये कि अट्रैक्शन ऑफ एटम्स मस्ट बी इक्वल्स टू अट्रैक्शन रिपल्शन ऑफ एटम्स के, ठीक है।
इसके बाद बेटा हमें गुस्सा आ जाता है, हम पता है क्या करते हैं, हम इस स्प्रिंग को स्ट्रेच कर देते हैं। तो बेटा किसी भी स्प्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए हमें किस बात की ज़रूरत होती है, हमें बेटा जी अप्लाइड फोर्स की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल राइट साइड पे भी मैं फोर्स लगा देता हूँ और लेफ्ट साइड पे भी मैं फोर्स लगा देता हूँ, इक्वल एंड ऑपोजिट। अब होता क्या है यहाँ पे कि अगर तो स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ है तो स्प्रिंग के अंदर जितने भी एटम्स थे, स्प्रिंग के अंदर जितनी भी एटॉमिक लेयर्स थी वो आपस में दूर दूर हो गए, क्योंकि स्प्रिंग जो स्ट्रेच हुआ तो स्प्रिंग के अंदर भी जितने एटम्स होंगे वो भी स्ट्रेच हो गए। अच्छा, स्ट्रेच होने का मतलब ये है कि वो एक दूसरे से दूर दूर चले गए। अब यहाँ पे ये सिचुएशन आएगी आपके पास कि जब आप बेटा इन दोनों फोर्सेस को जब आप रिमूव कर दोगे तो क्या होगा, स्प्रिंग ऐसे ही रहेगा? नो, स्प्रिंग कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में अगर आप फोर्सेस को रिमूव कर दो तो इस स्प्रिंग के एटम्स क्या होना चाह रहे हैं। बेटा देखो, ये स्प्रिंग नॉर्मल पड़ा हुआ था, इस स्प्रिंग पे हमने फोर्स लगाई एट इट्स बोथ एंड्स और हमने जबरदस्ती इस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया। जैसे ही आप फोर्स रिमूव करोगे दिस स्प्रिंग कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्प्रिंग के एटम्स की जो अट्रैक्शन है ना, अट्रैक्शन ऑफ एटम्स मस्ट बी ग्रेटर देन रिपल्शन ऑफ एटम्स। यहां तक बात क्लियर होगी? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट, इसी तरह अगर मैं इसी स्प्रिंग को, ये सेम आइडेंटिकल स्प्रिंग है आपके पास, इसी स्प्रिंग को अगर मैं कर देता हूं कंप्रेस, जब बेटा मैं इस स्प्रिंग को कंप्रेस करूंगा तो मुझे इस तरह से फोर्सेस लगानी पड़ेंगी ना, तो ये स्प्रिंग हो गया कंप्रेस। अगर स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है तो स्प्रिंग के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो भी आपस में करीब करीब हो जाएंगे। क्या बेटा इस स्प्रिंग के एटम्स शौक से एक दूसरे के करीब करीब हुए, स्क्वीज हुए? नो, फोर्सेस की वजह से। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन यू रिमूव these two forces then the spring will go and attain its original shape। तो इस केस के अंदर बेटा आपकी जो रिपल्शन ऑफ एटम्स मस्ट बी ग्रेटर देन द अट्रैक्शन ऑफ एटम्स। यहां तक बात क्लियर होगी? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका, इलास्टिसिटी का। और जितने भी सॉलिड्स हैं उनके अंदर जितने भी एटम्स हैं उनका जो बिहेवियर होता है, जो उनका वाइब्रेटरी या वाइब्रेश सॉलिड के एटम्स जो हैं वो वाइब्रेट करते रहते हैं अबाउट अबाउट देयर फिक्स पोजीशंस, उनका बिल्कुल बिहेवियर एक स्प्रिंग की तरह का होता है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज आती है, फॉर एग्जाम्पल बेटा आप बात करते हो किसी भी एक प्लास्टिक वाले स्ट्रॉ की, आप बात करते हो एक वो कोई भी प्लास्टिक मटेरियल है, या ये जो प्लास्टिक में जूस का स्ट्रॉ आता है अगर आप उसकी बात करो बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये जो स्ट्रॉ बना होता है बेटा, इस स्ट्रॉ के भी एटम्स होंगे, इस स्ट्रॉ के भी क्या होंगे, कुछ ना कुछ तो एटम्स होंगे ना इसके। अच्छा, अब अगर इसके एटम्स होंगे, आप पता क्या करते हो, आप बेटा आ, इस स्प्रिंग को अगर आप इस तरह से जज करो कि अगर आपके पास एक सॉरी स्ट्रॉ है, यहाँ पे मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा, आपके पास एक स्ट्रॉ है ऐसे, ये वाला। अच्छा, इस स्ट्रॉ के अंदर भी क्या है, या इस पाइप के अंदर, ये एल शेप्ड पाइप है, इस एल शेप्ड पाइप एल शेप्ड पाइप। अच्छा, अब इसके अंदर भी एटम्स हैं, एटॉमिक लेयर्स हैं यहाँ पे। एक बेटा यहाँ पे आउटर लेयर है जो हमने कंसिडर करनी है, और यहाँ पे एक इनर लेयर है। अच्छा, आउटर लेयर कौन सी वाली है बेटा, मैं बता देता हूँ। ये जो बाहर वाली लेयर है इसको आप बोलोगे आउटर लेयर, ठीक है ना। और बेटा जी ये जो इनर लेयर है वो ये है, दिस इज द इनर लेयर। तो यहाँ पे इस स्ट्रॉ के अंदर, इस पाइप के अंदर हमें दो एटॉमिक लेयर्स नजर आ रही हैं, दो एटम्स की लेयर्स नजर आ रही हैं, आउटर लेयर और इनर लेयर। अब हम पता क्या करते हैं बेटा, मैं फोर्स लगाता हूँ ऑलमोस्ट इस जगह पे, इस डायरेक्शन में,
और बेटा यहाँ पे मैं फोर्स लगाता हूँ ऑलमोस्ट इस डायरेक्शन में, तो होगा क्या, दिस पाइप इज गोइंग टू बी बेंड, ये वाला पाइप आपका बेंड हो जाएगा। जब दोनों तरफ से आपने फोर्स लगाई, ये वाला पाइप आपका बेंड हो गया। अच्छा, बेंड कैसे होगा, ऑलमोस्ट इसी डायरेक्शन में होगा ना। आप एज्यूम कर सकते हो कि अगर एल शेप रॉड है, आप उस पर फोर्स लगाते हो, तो ये वाला रॉड जो है वो बेंड हो जाएगा। जब ये बेंड होगा ना, तो बेटा इसकी जो ये इनर लेयर ऑफ एटम्स है ना, इनर लेयर ऑफ एटम्स, ये जो इनर लेयर ऑफ एटम्स है, यहाँ पे इफेक्ट पता क्या आएगा, यहाँ वाले एटम्स आपस में करीब करीब हो जाएंगे, करीब करीब, बेंडिंग की वजह से ये वाले एटम्स करीब करीब हो जाएंगे। लेकिन जो आउटर लेयर के एटम्स थे बेटा, वो स्ट्रेच की वजह से दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट स्क्वीज हो जाएगा, इसके जो एटम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, दे आर मच क्लोजर टू ईच अदर, और ये जो आउटर लेयर के एटम्स हैं ये दूर दूर चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आउटर लेयर पे क्या होगा, देखो मैंने फोर्स लगाई, आउटर लेयर वाले एटम्स दूर दूर चले गए। ठीक है, जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगाऊंगा उसके उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एटम्स जो है ना आउटर लेयर के, वो दूर दूर जाते हैं। मतलब मैं फोर्स लगा रहा हूँ ना, इस तरह इसको बेंड कर रहा हूँ इन एरोहेड्स की डायरेक्शन में, तो कुछ एटम्स आउटर लेयर के इधर चले जाएंगे और कुछ एटम्स आउटर लेयर के यहाँ पे आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आउटर लेयर पे मैं एक बात बता रहा हूँ, आउटर लेयर पे क्या होगा, इफ आई रिमूव द फोर्स, अगर मैं फोर्स रिमूव करता हूँ, इफ आई remove the force, if I remove the force, तो होगा क्या, uh, बेटा अगर मैं फोर्स को रिमूव करता हूं तो क्या होगा, जितने भी आउटर लेयर के एटम्स थे जो दूर दूर हो गए थे, जो स्ट्रेच में चले गए थे, वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाएंगे या आने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने फोर्स लगाई तो आउटर लेयर के एटम्स जो थे वो रिपेल हो गए, दूर दूर चले गए, स्ट्रेच हो गए। उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने फोर्स रिमूव की तो सारे के सारे आउटर लेयर के एटम्स, ये जो ब्लैक कलर के एटम्स मैंने बनाए हुए, ये करीब करीब आ गए। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे भी बेटा रिपल्शन मस्ट बी ग्रेटर देन द अट्रैक्शन, सॉरी, अट्रैक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन द रिपल्शन, अट्रैक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन द रिपल्शन, ऐसे होगा। क्योंकि जब मैंने फोर्स लगाई थी, ये वाले एटम्स, आउटर लेयर के एटम्स दूर दूर चले गए थे, जैसे ही मैंने फोर्स रिमूव की सारे एटम्स करीब करीब आ गए। तो इसका मतलब हुआ कि एटम्स क्या होना चाह रहे थे जब हमने फोर्स को रिमूव किया, दे आर गेटिंग क्लोजर टू ईच अदर, इस वजह से अट्रैक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन द रिपल्शन। ये वाली सिचुएशन खाली आउटर लेयर पे है। अच्छा, इनर लेयर पे बात कर लो। बेटा इनर लेयर पे क्या होगा, जब मैं फोर्सेस को रिमूव करूंगा तो जो इनर लेयर वाले एटम्स जो फोर्स अप्लाई करने की वजह से करीब करीब आ गए थे, वो वापस थोड़ा थोड़ा रिपेल होके अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। तो ऑन द इनर लेयर या एट द इनर लेयर रिपल्शन मस्ट बी ग्रेटर देन अट्रैक्शन। ये वाली बात मैं जरा समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ तक बात क्लियर होगी। आई होप सो कि ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। फर्दर क्वेरी के लिए अगर कोई मजीद क्वेश्चन हुआ तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है सबके पास मेरा, जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो है। फिर भी अगर कोई बच्चा मुझे व्हाट्सएप करके कोई भी फर्दर कॉन्सेप्ट पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। ये मेरा बेटा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, और मेरा नाम है मोहम्मद मौस। अच्छा जी, इसके बाद बेटा आगे बात करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमने बात करनी है बेटा इलास्टिक लिमिट की। इलास्टिक लिमिट, हर चीज की कोई ना कोई लिमिट होती है, उसी तरह बेटा जी इलास्टिक लिमिट की बात करता हूं मैं। इलास्टिक लिमिट की, इलास्टिक लिमिट को बेटा हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज अ पॉइंट, इलास्टिक लिमिट इज अ पॉइंट, एक्चुअली इसको ऐसे लिखो, इट इज अ मैक्सिमम पॉइंट, इट इज अ मैक्सिमम फोर्स और अ पॉइंट up to which up to which deformation up to which deformation is temporary। बेटा हर मटेरियल का कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होता है
या हर मटेरियल की अपनी अपनी एक स्पेसिफिक मैक्सिमम फोर्स होती है। जब तक आप उतनी फोर्स लगाओगे, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक प्लास्टिक मटेरियल है, उस प्लास्टिक मटेरियल पे बेटा अगर मैं मैक्सिमम 10 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा तो वो प्लास्टिक मटेरियल जो है वो टेम्परेरी डिफॉर्म होगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। जैसे ही मैं 10 न्यूटन की फोर्स वहां से रिमूव कर दूंगा तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 10 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दूंगा तो वो वाला प्लास्टिक जो है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। लेकिन हम परमानेंटली डिफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे, हम बेटा परमानेंट डिफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इलास्टिक बिहेवियर की, इलास्टिक लिमिट की। सो elastic limit is a maximum force or a point up to which deformation is temporary। इसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पे लिखोगे आप लोग, beyond the elastic limit, beyond the elastic beyond the elastic limit deformation, beyond the elastic limit permanent deformation starts। अच्छा, इसका अब क्या मतलब है? मतलब ये है इसका, फॉर एग्जांपल मेरे पास बेटा कोई भी एक प्लास्टिक का रॉड था, प्लास्टिक का रॉड। अब कोई इस प्लास्टिक मटेरियल की कोई अपनी इलास्टिक लिमिट है। एवरी मटेरियल हैज इट्स ओन इलास्टिक लिमिट। ये अभी मैं प्लास्टिक की बात कर रहा हूँ। तो बेटा फॉर एग्जांपल अगर मैं इस प्लास्टिक मटेरियल पे 10 न्यूटन की फोर्स लगाता हूँ ना, 10 न्यूटन की, सॉरी 1 से स्टार्ट करते हैं, आई एम सॉरी यहाँ से। इस प्लास्टिक मटेरियल पे बेटा मैंने फोर्स लगाई 2 न्यूटन, तो ये वाला प्लास्टिक मटेरियल जो है ना ये थोड़ा सा बेंड हुआ, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। ये 2 न्यूटन फोर्स की वजह से बेंड हो गया नीचे की तरफ, राइट, फोर्स भी डाउनवर्ड। फिर मैं पता क्या करता हूँ, मैं अपनी फोर्स को इंक्रीज करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको अब मैं फोर्स कर देता हूँ 6 न्यूटन। इसी तरह बेटा इस प्लास्टिक मटेरियल को और बेंड करने के लिए मैं फोर्स कर देता हूँ जनाब 8 न्यूटन। अच्छा, पहले मैंने इस प्लास्टिक मटेरियल पे 0 न्यूटन फोर्स लगाई, फिर मैंने 2 न्यूटन डाउनवर्ड्स लगाई फोर्स, फिर मैंने 6 न्यूटन डाउनवर्ड्स, और फिर मैंने यहाँ पे 8 न्यूटन डाउनवर्ड्स फोर्स लगा दी। अब बेटा जैसे ही मैं 8 न्यूटन फोर्स रिमूव करूंगा ना, तो दिस प्लास्टिक कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। जैसे ही मैं 6 न्यूटन फोर्स यहाँ से रिमूव कर दूंगा, ये वाला प्लास्टिक अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा। जैसे ही मैं बेटा 2 न्यूटन वाली फोर्स इस प्लास्टिक से रिमूव कर दूंगा तो दिस प्लास्टिक गेन्स इट्स ओरिजिनल शेप। लेकिन फिर मैं पता क्या करता हूँ, मैं एक और फोर्स लगाता हूँ, मतलब मैं और फोर्स इंक्रीज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल इस सिचुएशन पे मैंने अब इस प्लास्टिक बॉडी पे 10 न्यूटन की फोर्स लगा दी। बेटा जब मैंने 10 न्यूटन वाली फोर्स रिमूव की ना, तो ये वाला प्लास्टिक रो रो के स्लोली स्लोली फिर भी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस चला गया। लेकिन अगर मैं इस प्लास्टिक पे बेटा मोर देन 10, फॉर एग्जांपल 12 न्यूटन, फॉर एग्जांपल 13 न्यूटन, फॉर एग्जांपल 14 न्यूटन एंड सो ऑन, जैसे ही मैं इस प्लास्टिक के ऊपर 10 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाऊंगा ना, तो ये वाला प्लास्टिक मटेरियल बेटा परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। दिस प्लास्टिक मटेरियल will not go back to its original shape if the value of force exceeds by 10 न्यूटन। तो इसका मतलब हुआ इस चीज को, इस पॉइंट को हम इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम फोर्स और अ पॉइंट अप टू विच डिफॉर्मेशन वाज टेम्परेरी। जब तक डिफॉर्मेशन आपकी टेम्परेरी थी, जैसे ही आप फोर्स रिमूव करते थे प्लास्टिक बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप पे पहुंच जाती थी। लेकिन जैसे ही आपने 10 न्यूटन से ज्यादा फोर्स की, दिस प्लास्टिक मटेरियल will not go back to its original shape, और वो क्या करेगा? परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। और बेटा जो परमानेंट डिफॉर्मेशन होती है इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इसका एक और नाम भी होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन।
और बेटा जो हमारे पास आती है यहाँ पे टेम्पोरेरी डिफॉर्मेशन ना, इट इज़ अ मैक्सिमम फोर्स और अ पॉइंट अप टू विच डिफॉर्मेशन इज टेम्पोरेरी। बेटा ये जो टेम्पोरेरी डिफॉर्मेशन होती है ना, इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी, या इसको हम बोलते हैं इलास्टिक बिहेवियर। ठीक है, ये वाली बातें याद रखनी है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका इलास्टिक लिमिट का। इसके बाद बेटा आगे बात करता हूँ मैं उसकी एक्सटेंशन की। एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन का नाम सुनते ही ना एक बात याद आती है कि जब भी लैपटॉप चार्ज करना हो, जब भी हमने कोई गैजेट चार्ज करना हो, या हमने स्पेसिफिकली जब अपना सेल फोन चार्ज करना होता है, तो बेटा हमें बोर्ड, सॉकेट बोर्ड जो है घर का, वो काफ़ी दूर है, तो हम क्या करते हैं, हम एक एक्सटेंशन वायर यूज़ करते हैं, और उसकी हेल्प से वायर जो है आपकी वो लंबी हो जाती है, और आप इजीली बैठ के अपने काउच पे, अपने बेड पे मोबाइल यूज़ कर सकते हो अगर सॉकेट्स दूर हो। तो एक्सटेंशन का काम ये होता है। इसी टाइप की एक्सटेंशन का काम बेटा जी हमारी फिजिक्स के अंदर है। अब यहाँ पे इस एक्सटेंशन का मतलब क्या है, इस ये होती क्या है, इसको हम डिफाइन ऐसे करेंगे, इट इज द चेंज इन लेंथ। एक्सटेंशन इज द चेंज इन लेंथ। एक्सटेंशन का मतलब बेटा चेंज इन लेंथ होता है। ये जो एक्सटेंशन है ना बेटा, इट मे इंक्रीज, इट मे इंक्रीज और डिक्रीज। बेटा जरूरी नहीं है कि एक्सटेंशन का मतलब खाली किसी भी चीज को इंक्रीज करना है, ये दोनों काम हो सकते हैं। एक्सटेंशन का मतलब खाली चेंज इन लेंथ है। चेंज इन लेंथ को आप लोग डेल्टा एल बोलते हो, ठीक है, डेल्टा एल। और एक्सटेंशन को हम नॉर्मली तौर पे ई से डिनोट करते हैं या एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एक्सटेंशन ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, लेकिन एक पॉइंट काफ़ी इफेक्टिव है यहाँ पे कि एक्सटेंशन इज द चेंज इन लेंथ, इट में इंक्रीज और डिक्रीज, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, ऑलवेज पॉजिटिव। एक्सटेंशन का आंसर बेटा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्सटेंशन को बेटा आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, एक्सटेंशन इज इक्वल्स टू बिग वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू। इसी तरह बेटा एक्सटेंशन को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, एक्सटेंशन को मैंने पहले बोला हम एक्स लिखते हैं या ई भी लिखते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, लोडेड लेंथ माइनस अनलोडेड, माइनस अनलोडेड लेंथ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सटेंशन। एक और बात, एक्सटेंशन के हवाले से एक और पॉइंट भी होता है, इट इज द डिफरेंस, इट इज द डिफरेंस between, it is the difference between loading and unloading curve। एक्सटेंशन बेटा हम इस चीज को भी बोलते हैं, इट इज द डिफरेंस बिटवीन लोडिंग एंड अनलोडिंग कर्व। ये जो लोडिंग एंड अनलोडिंग कर्व है, ये लास्ट पॉइंट और ये सेकंड लास्ट पॉइंट, बेटा इन दोनों को हमने अभी ना आगे डिटेल में डिस्कस करना है, लेकिन एक्सटेंशन के हवाले से ये सारे पॉइंट्स हैं, ये आपने हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। जिस तरह बेटा डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, और क्योंकि डिस्टेंस जो है आपका वो स्केलर होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, उसी तरह आपने ज़रा सोचना है कि एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ जो है ना, ये वाली लेंथ, बेटा लेंथ हमारी ना बेस क्वांटिटी है, लेंथ mass time temperature electric current amount of substance and luminous light or intensity of light, we have only 7 base quantities। तो इसका मतलब ये हुआ जो लेंथ होगी वो भी पॉजिटिव ही होगी, इसको नेगेटिव नहीं बोलना, ठीक है, नेगेटिव नहीं होती है। जिस तरह डिस्टेंस स्केलर है हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है, वी नो दैट, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, लेकिन जो एक्सटेंशन है हमेशा वो पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव वैल्यू हमेशा कैसे आती है, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को आप माइनस कर दो तो ही एक्सटेंशन आती है। अब इसको मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए बेटा जी एक चीज देखें, आपके पास ना यहाँ पे एक फिक्स्ड सपोर्ट है, इस फिक्स सपोर्ट के साथ आपने यहाँ पे क्या अटैच किया हुआ है, एक स्प्रिंग अटैच किया हुआ है, ठीक है जी। अब बेटा यहाँ पे जरा मीटर रूल रखो ना, इधर रखो जरा मीटर रूल, मीटर रूल रख के बेटा इस स्प्रिंग की लेंथ मेजर कर लो,
ठीक है। तो सपोज कर लो कि इस मीटर रूल से जो लेंथ आई ना इस स्प्रिंग की, वो आ गई आपके पास फॉर एग्जांपल 20 सेंटीमीटर। ये इस स्प्रिंग की बेटा अनलोडेड लेंथ होगी, अनलोडेड लेंथ। क्योंकि अभी तक आपने इस स्प्रिंग के साथ कोई भी लोड अटैच नहीं किया हुआ, वेट अटैच नहीं किया हुआ, अभी तो खाली स्प्रिंग हैंग हुआ है। तो इसकी अनलोडेड लेंथ किसके इक्वल आएगी? 20 सेंटीमीटर के, मैंने सपोज की वैल्यू। और इसको आप बोलोगे ये स्प्रिंग जो है उसकी लेंथ कितनी है, अनलोडेड लेंथ 20 सेंटीमीटर, या आप इसको बोलोगे बेटा एल ओ। एल ओ का मतलब होता है ओरिजिनल लेंथ। सो ओरिजिनल लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग, ओरिजिनल लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग किसके इक्वल है? 20 सेंटीमीटर के। अच्छा, उसके बाद हम बताए क्या करते हैं बेटा, ये वाला स्प्रिंग है ना, इस स्प्रिंग को मैं चाह रहा हूँ कि ये स्प्रिंग ना एज इट इज मैं इधर ड्रॉ करके तो फिर आप लोगों को एक बात समझाऊं इधर। अच्छा, अब देखो बेटा इनिशियली इस स्प्रिंग के साथ इस स्प्रिंग की अनलोडेड लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। फिर मैं पता क्या करता हूँ, मैं ना इस स्प्रिंग के साथ एक लोड अटैच कर देता हूँ यहाँ पे। इस स्प्रिंग के साथ मैं क्या कर देता हूँ, एक लोड अटैच कर देता हूँ इधर। अच्छा, अब होगा पता क्या, जैसे ही मैं लोड अटैच करूंगा ना इसके साथ, तो इस ब्लॉक का भी बेटा कोई ना कोई वेट तो होगा ना, इसका कुछ ना कुछ वेट तो होगा। तो दिस स्प्रिंग विल बी स्ट्रेच्ड। ये वाला जो स्प्रिंग है बेटा जी वो क्या हो जाएगा? स्ट्रेच हो जाएगा। जब ये वाला स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा तो आपके पास ये वाली चीज आ जाएगी। बात क्लियर होगी। और इस स्प्रिंग को थोड़ा और ज्यादा स्ट्रेच कर देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली ये वाली बात जो है ना एक्सटेंशन वाली वो समझ आ ऐसे। जब मैंने वेट अटैच किया, सो वेट इज द वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स, तो ये वाला स्प्रिंग आपका स्ट्रेच हो गया। जब बेटा जी ये स्ट्रेच होगा तो अब ये लेंथ आपकी ज्यादा हो गई ना। पहले लेंथ कितनी थी? 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब लेंथ कितनी होगी? सपोज करो अब लेंथ हो जाती है आपके पास अब लेंथ हो जाती है आपके पास फॉर एग्जांपल 24 सेंटीमीटर। बेटा ये कौन सी वाली लेंथ है? इस लेंथ को आप बोलोगे लोडेड, लोडेड लेंथ। लोडेड लेंथ कितनी आ गई? 24 सेंटीमीटर। अब बेटा ये चीज देखो, ये जो चेंज आया ना, चेंज, ये देखो ये वाला जो चेंज इन लेंथ आया है, इस चीज को आप क्या बोलते हो? एक्सटेंशन। इस चीज को आप क्या बोलते हो? एक्सटेंशन। ये जो चेंज इन लेंथ हुई ये एक्सटेंशन थी। तो कितनी एक्सटेंशन होगी बेटा? एक्सटेंशन के लिए आप क्या करते हो, अभी ऊपर मैंने फॉर्मूला बताया था, लोडेड लेंथ में से माइनस कर देते हो आप लोग अनलोडेड लेंथ को। तो अनलोडेड लेंथ को आप माइनस कर देते हो। लोडेड लेंथ कितनी थी? 24। अनलोडेड कितनी थी? 20। तो दोनों को जब आप माइनस कर दोगे बेटा जी तो एक्सटेंशन ई या एक्स कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। इसी तरह की एक और एग्जाम्पल, बेटा आगे चल रहा हूँ मैं। इसी तरह की एक और एग्जाम्पल जिसके अंदर अब आप लोग क्या पढ़ोगे, अच्छा ये से सॉरी एक और पॉइंट था। देखो बेटा यहाँ पे लेंथ ज्यादा हुई थी ना, तो मैंने एक्सटेंशन के पॉइंट्स में ये वाला पॉइंट बताया था आपको कि एक्सटेंशन में इंक्रीज, एक्सटेंशन या लेंथ में इंक्रीज। लेंथ ज्यादा भी हो सकती है और लेंथ कम भी हो सकती है। ये वाला जो लेंथ था बेटा ये वाला, ठीक है ना। तो अब इस केस में तो लेंथ ज्यादा हुई ना, हमने वेट अटैच कर दिया ब्लॉक के साथ, तो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग विल बी इंक्रीज्ड। लेकिन अभी मैं पता क्या करता हूँ, अभी मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक सीट है, एक चेयर है बैठने के लिए, इसके साथ हम यहाँ पे लगा देते हैं एक स्प्रिंग। और ये नीचे आपका प्यारा सा ग्राउंड है, ग्राउंड ये जमीन के अंदर हमने फिक्स किया हुआ है, राइट। अब करते क्या हैं हम इस स्प्रिंग की अनलोडेड लेंथ को मेजर करते हैं, मतलब ओरिजिनल लेंथ को। अभी इस चेयर के ऊपर कोई भी नहीं बैठा हुआ, तो ये स्प्रिंग नॉर्मल है। तो सपोज कर लो अभी आ जाता है आपके पास 12 सेंटीमीटर। फिर जब होगा क्या, पता क्या होगा? अब पता क्या होगा, मैं आपको ये साथ यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ बेटा। 1 मिनट के अंदर सारी बातें जो है ना वो क्लियर हो जाती है। मैं क्या करता हूँ, मैं इस चेयर के ऊपर एक मोटू को, एक बिग शो को बिठा देता हूँ। जैसे ये मोटू साहब इस चेयर पे बैठेंगे ना बेटा, तो होगा पता क्या होगा, ये कि ये वाला स्प्रिंग जो है आपका वो बेटा
कंप्रेस हो जाएगा। तो कंप्रेस करने के लिए इसको ज़रा नीचे कर देती है ऐसे। बात समझे आप लोग? जैसे ये मोटू इस चेयर पे बैठा आके तो ये वाला स्प्रिंग कंप्रेस हो गया। कंप्रेस होके बेटा अब ज़रा दोबारा से मेजर करो, क्या लेंथ आएगी? आपके पास यहाँ पे आ रहा है, सपोज पहले ओरिजिनल लेंथ थी 12 सेंटीमीटर, अब आ जाती है बेटा जी आपके पास कोई 8 सेंटीमीटर। अब कितना चेंज इन लेंथ आया? देखो यहाँ तक, ये बेटा कितना चेंज इन लेंथ आया? ये वाला। इस चेंज इन लेंथ को बेटा आप एक्सटेंशन बोलते हो। तो एक्सटेंशन का मतलब ये होता है, एक्सटेंशन का मतलब ये होता है बेटा लोडेड लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ या अनलोडेड लेंथ। ठीक है, एक ही बात है। तो लोडेड लेंथ कितनी है? लोडेड लेंथ यहाँ पे तो लोडेड लेंथ मेरे पास आ रही है 8 और ओरिजिनल आ रही है 12। तो आंसर तो बेटा माइनस में चला जाएगा। देखो ना, लोडेड लेंथ कम है और अनलोडेड लेंथ ज्यादा है, तो ऐसे नहीं करेंगे, नो, ये गलत है। हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए बेटा, जोन सी लेंथ बिगर होगी उसमें से हम स्मॉलर लेंथ को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे मैं फिर ये लिखूंगा ओरिजिनल लेंथ माइनस लोडेड लेंथ, बिग माइनस स्मॉल। तो बिग वैल्यू कितनी है 12, स्मॉलर वैल्यू कितनी है बेटा 8। आंसर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। सो 4 सेंटीमीटर इज सपोज टू बी द एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ। तो जब इस चेयर पे कोई नहीं बैठा हुआ था तो इसकी लेंथ कितनी थी स्प्रिंग की 12 सेंटीमीटर्स। जब इस चेयर पे मोटू आके बैठ गया, भिक्षु आके बैठ गया, तो दिस स्प्रिंग हैज बीन कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड होके इसकी लेंथ कितनी बची आपके पास 8 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, ओरिजिनल में से जो लोडेड लेंथ होगी वो माइनस कर दोगे। बस ये बात याद रखनी है कि बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को आप लोगों ने क्या कर देना बेटा जी, अब माइनस कर देना। ठीक है, इसके बाद बेटा हम बात करते हैं आगे हुक्स लॉ की। एक चीज हमने पढ़नी है अब, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ का मतलब ये होता है, इसकी स्टेटमेंट बेटा ऐसे आप लोग पढ़ोगे, एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Extension is directly proportional. Beta, extension is directly proportional to the force within the limit of proportionality. Within the limit of within the limit of proportionality. ठीक है ना? ये स्टेटमेंट है बेटा, मार्किंग की के वर्ड्स हैं, इन्हें ऐसे याद रखना है। एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब इसका मतलब ये है बेटा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। जितनी ज्यादा एक्सटेंशन होगी उतनी ज्यादा फोर्स होगी। ठीक है ना? अब जब आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशन को, ये साइन को रिमूव करते हो ना बेटा, तो आपके पास यहाँ पे एक तो इक्वल टू आता है, इसके साथ ही एक कांस्टेंट आता है और ई की वैल्यू आ जाती है। इस के को आप बोलोगे कांस्टेंट, कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं पूरा एक्चुअली स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ना बेटा, ये हर मटेरियल का अपना अपना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक मुन्ना सा स्प्रिंग है, जो स्प्रिंग आपकी बॉल पॉइंट में यूज होता है, बॉल पॉइंट के अंदर, इस स्प्रिंग का के स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट होगा। जो गाड़ी के सस्पेंशन के अंदर स्प्रिंग यूज होते हैं, उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब के डिफरेंट होगा। सो के डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। स्प्रिंग कांस्टेंट बेटा डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। इसके बाद अगर मैं स्प्रिंग कांस्टेंट को डिफाइन करूं तो बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब ये होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका मतलब ये होता है कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एक्सटेंशन या पर यूनिट लेंथ, ऐसे कर लो आप, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एक्सटेंशन, force acting per unit extension is called spring constant। फॉर एग्जाम्पल बेटा यहाँ पे अगर आप के को सब्जेक्ट बना लो तो आपके पास आता है फोर्स ओवर ई। ठीक है ना? तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एक्सटेंशन,
बेटा इस के यूनिट्स होते हैं न्यूटन ओवर सेंटीमीटर। एक्सटेंशन, बेटा चेंज इन लेंथ का मतलब एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन आपकी सेंटीमीटर्स में भी हो सकती है, मिलीमीटर्स में भी हो सकती है और मीटर्स में भी हो सकती है, ठीक है ना, किलोमीटर्स में भी हो सकती है ऑब्वियसली, लेकिन इतना बड़ा स्प्रिंग कहाँ से आएगा। तो खैर नॉर्मली तौर पे हम ये तीनों यूनिट्स यूज करते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एसआई यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट है आपके पास, जो एसआई यूनिट होगा, एसआई यूनिट ऑफ के स्प्रिंग कांस्टेंट बेटा वो न्यूटन पर मीटर होगा, ठीक है। वैसे इसका यूनिट क्या बनेगा, न्यूटन पर मिलीमीटर या न्यूटन पर सेंटीमीटर। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल बेटा कोई एक आपके पास ना स्प्रिंग है। सपोज कर लो इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो लिखा हुआ है आपके पास 200 न्यूटन पर सेंटीमीटर। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप इस स्प्रिंग के ऊपर 200 न्यूटन फोर्स लगाते हो और 200 न्यूटन फोर्स लगाने के साथ, मतलब फॉर एग्जांपल ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग पे आप कितनी फोर्स लगाते हो बेटा, इस स्प्रिंग पे आप 200 न्यूटन फोर्स लगाते हो और 200 न्यूटन पे ये वाला स्प्रिंग जो एक्सटेंड होगा, जो नीचे की तरफ ये स्ट्रेच होगा, वो कितने सेंटीमीटर्स होगा, 1 सेंटीमीटर। इसी तरह अगर ऐसे लिखा हो 10 न्यूटन पर मिलीमीटर, इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई एक स्प्रिंग है आपके पास और इस स्प्रिंग के ऊपर आप 10 न्यूटन फोर्स लगाते हो और ये कितना एक्सटेंड होगा या कंप्रेस होगा, 1 मिलीमीटर। दिस इज कॉल्ड बेसिकली स्प्रिंग कांस्टेंट। एंड डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट्स। यहाँ तक बात क्लियर होगी। उसके बाद बेटा हुक्स लॉ का ना हमने एक ग्राफ ड्रॉ करना है। हुक्स लॉ का जो ग्राफ है उसके लिए बेटा सबसे पहले आता है आपके पास फोर्स इज इक्वल्स टू के। बेटा यहाँ पे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन इफ स्प्रिंग कांस्टेंट, इफ के इज कांस्टेंट। ये देखो ना, अगर बेटा कोई भी एक स्प्रिंग है आपके पास, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के कांस्टेंट है, तो जितनी ज्यादा फोर्स आप लगाओगे इस स्प्रिंग पे, ये वाला स्प्रिंग उतना ज्यादा एक्सटेंड होगा। बात क्लियर होगी यहाँ तक। अच्छा, बेसिकली अब हमने बात करनी है फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ की। तो बेटा यहाँ पे आपके पास फोर्स आ जाता है, यहाँ पे आपके पास एक्सटेंशन आ जाती है। अब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन। तो बेटा जिन क्वांटिटीज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बनता है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ में, फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ के अंदर बेटा इफ वी ऑब्टेन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन देन हुक्स लॉ इज कंफर्म्ड। जब भी आप फोर्स एक्सटेंशन का ग्राफ देखो और अगर तो वो वाला ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है और क्या है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है। इफ वी ऑब्टेन द ग्राफ स्ट्रेट लाइन passing through origin, it means that Hooke's law is confirmed. अगर ऐसा ना हो तो Hooke's law is not obeyed, not confirmed. बात समझ में आ गई। If we obtain straight line passing through origin, then Hooke's law is obeyed. बेटा ये आपका फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ भी हो सकता है और ये आपका यहाँ पे एक्सटेंशन फोर्स ग्राफ भी हो सकता है। इसके बारे में परेशान नहीं होना आपने, ये दोनों तरह से एग्जामिनर आपको देता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात बेटा, जो फोर्स एक्सटेंशन वाला ग्राफ होगा ना, इसकी जो स्लोप होगी, स्लोप का मतलब होता है बेटा जी राइज ओवर रन। तो राइज कितना है बेटा, यहाँ पे राइज ये है और रन ये है आपका, ठीक है ना। तो स्लोप का मतलब होता है राइज ओवर रन, मतलब फोर्स ओवर एक्सटेंशन। तो बेटा इस फॉर्मूला को जरा देख लो। तो यहाँ पे बेटा क्या आता है, अगर आप के को सब्जेक्ट बनाओ एफ ओवर ई, तो एफ ओवर ई का मतलब यहाँ पे के है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ की जो स्लोप होती है वो किसके इक्वल होती है, के इक्वल होती है। के का मतलब होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। सिमिलरली अगर आप एक्सटेंशन फोर्स की बात करो, अगर आप ये सेकंड वाले ग्राफ की बात करो, एक्सटेंशन वर्सेस फोर्स की, तो बेटा इसकी स्लोप पता है किसके इक्वल होगी, इसकी स्लोप आपकी 1/k के इक्वल होगी, 1/k के इक्वल होगी। 1/k
कैसे आता है? क्योंकि बेटा यहाँ पे राइज क्या है आपका एक्सटेंशन और रन क्या है आपके पास फोर्स। तो अगर आप इसको ऐसे सोल्व करना चाहो, स्लोप ऐसे कि स्लोप किसके इक्वल है? स्लोप एक्चुअली स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल है ना, तो आप यहाँ पे लिखो F इज इक्वल्स टू के ई, के इज इक्वल्स टू एफ ओवर ई। तो बेटा 1/k किसके इक्वल होगा? 1/k फिर ई ओवर एफ के इक्वल होगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी। इसके बाद बेटा आगे चलते हैं, इसी तरह के दो ग्राफ्स बनाने हैं मैंने बस। चैप्टर आसान से है, बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होंगी बातें। कोई भी परेशानी है तो दोबारा से बेटा आप लोग पूछ सकते हो। यहाँ पे बेटा फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ है, ठीक है ना। अब मैं दो ग्राफ्स ड्रॉ करता हूँ, एक और दो, लाइक दिस, 1 एंड 2। अब बेटा ये ग्राफ ए है और ये ग्राफ बी है। यहाँ पे एक चीज मुझे बताओ, यहाँ पे बेटा चीज़ आपने ये बतानी है मुझे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे फोर्स की वैल्यू है आपके पास सपोज 12 न्यूटन, और यहाँ पे बी वाले ग्राफ पे फोर्स की वैल्यू है सपोज 8 न्यूटन। अब बेटा 8 न्यूटन पे बी वाला स्प्रिंग कितना एक्सटेंड हुआ? सपोज कर लो कोई आ रही है एक्सटेंशन 8 सेंटीमीटर, चलो 6 सेंटीमीटर, और 12 न्यूटन वाला कितना हुआ एक्सटेंड? 6 सेंटीमीटर। मतलब एक स्प्रिंग बी है, बी स्प्रिंग पे जब आप फोर्स लगाते हो ना 8 न्यूटन, जब बेटा आप स्प्रिंग बी पे फोर्स लगाते हो 8 न्यूटन, तो वो कितना एक्सटेंड हो जाता है? 6 सेंटीमीटर। लेकिन फिर ये स्प्रिंग बी की बात है, फिर स्प्रिंग ए की बात करते हैं। ए स्प्रिंग पे बेटा आपको 12 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ती है उसको 6 सेंटीमीटर एक्सटेंशन के लिए। इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो ग्राफ आपका फोर्स एक्सिस के क्लोजर है, जो भी ग्राफ आपका फोर्स एक्सिस के क्लोजर है, उसका के ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इस ए वाले स्प्रिंग को, इस स्प्रिंग ए को 6 सेंटीमीटर एक्सटेंड करने के लिए आपको 12 न्यूटन की जरूरत पड़ी। सो लार्जर द के, लार्जर द फोर्स। फिर बी वाले स्प्रिंग को 6 सेंटीमीटर एक्सटेंड करने के लिए बेटा आपको कितनी फोर्स की जरूरत पड़ी? आपको 8 न्यूटन की, 8 न्यूटन फोर्स की जरूरत पड़ी। इस वजह से द ग्राफ, this B graph, बेटा this B graph has smaller K and smaller force। तो इसको मैं लिखता कैसे हूँ? इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि जो भी ग्राफ, ग्राफ A is closer, graph A is closer to the force axis, graph A is closer to the force axis have larger spring constant, and the graph closer to the extension axis have smaller spring constant K। यहाँ पे दोनों बातें आप लिख लें। ग्राफ, बेटा ग्राफ क्लोजर टू द फोर्स एक्सिस, ग्राफ क्लोजर टू द फोर्स एक्सिस हैज लार्जर spring constant, and the graph closer to the, closer to an extension, closer to an extension axis has smaller spring constant। ठीक है जी। इसी तरह मैं यहाँ पे बेटा बना देता हूँ एक्सटेंशन और फोर्स ग्राफ। यहाँ पे एक चीज आप देख लो, एक ग्राफ ये वाला है और एक ग्राफ ये वाला है। अब बेटा ये सी है और ये डी है। अब सिंपल सी बात ये है, C इज क्लोजर टू द एक्सटेंशन एक्सिस, तो C का स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा और इस पे फोर्स भी क्या होगी? कम। ये देखो कम फोर्स है, देखो कम फोर्स है, हो सकता है 2 न्यूटन। फिर डी की बात करते हैं। दिस डी ग्राफ इज क्लोजर टू द फोर्स एक्सिस हैज लार्जर के। लार्जर के का मतलब है इसकी फोर्स भी ज्यादा है इस पे, और इस पे स्प्रिंग कांस्टेंट भी इसका क्या है? हायर है। ये देख लो आप लोग।
कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे फोर्स लगानी पड़ रही है आपको 4 न्यूटन और ये वाला स्प्रिंग कितना एक्सटेंड हो रहा है, फॉर एग्जांपल कोई 1 सेंटीमीटर। एक डी वाला स्प्रिंग 4 न्यूटन पे 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड हो रहा था, लेकिन जो सी वाला स्प्रिंग है वो 2 न्यूटन पे मतलब 4 सेंटीमीटर एक्सटेंड हो जाता है। बात क्लियर होगी? सो द ग्राफ क्लोजर टू द फोर्स एक्सिस हैज लार्जर स्प्रिंग कांस्टेंट एंड द ग्राफ क्लोजर टू एन एक्सटेंशन एक्सिस हैव स्मॉलर स्प्रिंग कांस्टेंट। ये वाली बात आप लोग याद रखोगे, क्योंकि बेटा जी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, और उसके बाद ये आता है F इज इक्वल्स टू के ई और K इज इक्वल्स टू F ओवर E। अब बेटा यहाँ पे देखो के का और फोर्स का यहाँ पे आपस में कौन सा रिलेशन बन रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। जिस भी स्प्रिंग का के लार्जर होगा इसका मतलब है उस पर ज्यादा फोर्स होगी और कम एक्सटेंशन होगी। बात क्लियर होगी? अगर किसी भी स्प्रिंग पे लार्जर फोर्स अप्लाई करोगे उसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी लार्जर होगा, लेकिन उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, कम हो जाएगी। बात समझ में आ गई? कम होगी एक्सटेंशन उसकी। अच्छा जी, इसके बाद बेटा बात करनी है हमने एक दो और ग्राफ्स की, जिसमें मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे फोर्स और एक्सटेंशन ग्राफ है। अब आप पता है क्या करते हो बेटा, आपके पास ना एक फिक्स सपोर्ट है, इस फिक्स सपोर्ट के साथ आपने ये स्प्रिंग अटैच किया हुआ है। इस स्प्रिंग के ऊपर बेटा, इस स्प्रिंग के ऊपर कोई लोड है, इस स्प्रिंग के ऊपर कोई वेट पड़ा हुआ है, कोई लोड अटैच है साथ, नहीं पड़ा हुआ। इसका मतलब हुआ कि इस पे जीरो फोर्स एक्ट कर रही है। जीरो फोर्स एक्ट कर रही है तो इसका मतलब है इसकी जीरो एक्सटेंशन है। फिर आप क्या करते हो, आप इसके साथ एक लोड अटैच कर देते हो, एक लोड अटैच कर देते हो, तो हो सकता है इस बॉक्स का लोड हो आपके पास 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, और ये वाला स्प्रिंग जो है वो एक्सटेंड हो जाए कोई ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर। फिर आप यहाँ पे एक और बॉक्स अटैच कर देते हो, ये भी बेटा 1 न्यूटन ही है। ये वाला बॉक्स जो है ना, दूसरा बॉक्स, ये भी 1 न्यूटन का है, लेकिन टोटल कितना लोड हो गया स्प्रिंग के ऊपर, 1 न्यूटन इसका और 1 न्यूटन ये वाला, तो टोटल 2 न्यूटन। 2 न्यूटन पे बेटा आगे कितनी एक्सटेंशन होगी, आगे एक्सटेंशन हो जाएगी आपके पास 4 सेंटीमीटर। ये स्प्रिंग आपका नीचे कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो अगर तो हम किसी भी स्प्रिंग को बेटा लोड करते हैं, अगर हम किसी भी स्प्रिंग को बेटा इस तरह से लोड करते हैं, हम फोर्स लगाते जाते हैं और वो एक्सटेंड होता जाता है, ठीक है ना। इस चीज को आप बोलते हो लोडिंग कर्व, लोडिंग कर्व, ठीक है ना। इस चीज को आप क्या बोलते हो, लोडिंग कर्व। और इसी तरह अगर आप इस सिस्टम में से इन दोनों ब्लॉक्स को बेटा क्या करो, इन दोनों ब्लॉक्स को डी अटैच करना शुरू कर दो। फॉर एग्जांपल आपकी लोडिंग कर्व ऐसे बनी हुई थी ना, ये आपकी ऊपर वाले ग्राफ पे ये आपकी लोडिंग कर्व बनी थी। अगर आप इसी स्प्रिंग में से ये जो मैंने लोड्स अटैच किए इन्हें आप रिमूव करी जाओ, तो स्प्रिंग कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। तो इफ द स्प्रिंग कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, तो बेटा अनलोडिंग कर्व के ये वाले एरो हेड्स बनेंगे आपके पास, ये आपकी होगी अनलोडिंग अनलोडिंग कर्व। ठीक है जनाब, तो आज का लेसन मेरा अभी यहीं तक है। इन्हीं ग्राफ से मैं आगे कंटिन्यू करूंगा इसी कॉन्सेप्ट से। तो इंशाल्लाह ताला आई होप सो कि 2 लेक्चर्स के अंदर हम डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स जो है ना बेटा वो कंप्लीट पढ़ लेंगे। सो थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह सी यू बाय टुमारो इन द क्लास। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।